हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बेस थ्योरम स्टार्ट करेंगे और बेस थ्योरम का स्टेटमेंट एंड प्रूफ, ये दोनों जो है क्वेश्चन में जो है पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पेपर में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन पेपर में 90% चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन आपके पास आए क्वेश्चन। ठीक है, तो बेस थ्योरम क्या है? तो बेस थ्योरम का आपको क्या करना पड़ता है, आपको स्टेटमेंट भी याद करना पड़ेगा। आपको स्टेटमेंट भी याद करना पड़ेगा और प्रूफ करना तो है ही आसान। और स्टेटमेंट याद करने का तरीका, कल जब अपन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो आपको आसानी से स्टेटमेंट भी याद हो जाएगा। ठीक है, कि ये फॉर्मूला कैसे बना। जब अपन कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जो है थ्योरेटिकल जो है वो आसानी से समझ में आती है। तो पहले आज अपन क्या करते हैं, थ्योरेटिकल कर लेते हैं, और जब अपन कल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि यही फॉर्मूला क्यों बना। ठीक है, बेस थ्योरम क्या कहती है कि इफ E1, E2, E3, En आर म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स, ये सारे क्या हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, विद प्रोबेबिलिटी EI इज नॉट इक्वल टू जीरो, और किसी भी इवेंट की जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो नहीं होगी। और मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट क्या होते हैं। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट नॉट और अंडर। देन फॉर एनी आर्बिटरी इवेंट A which is a subset of union I is going 1 to EI, ये बोल रहा है कि कोई भी इवेंट अपन ने A लिया, वो इस EI का, यूनियन ऑफ EI का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, यानी कि ये जो A है वो इस यूनियन ऑफ EI के अंदर है। एक सेट होता है, एक सबसेट होता है। सबसेट जो होता है वो सेट का छोटा पार्ट होता है। ठीक है, तो यूनियन ऑफ EI जो है उसके अंदर आपका कौन सा इवेंट है, A इवेंट है। और जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगी, यानी कि पॉजिटिव होगी। ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन A क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन A क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI, और समीशन में जो ऊपर वाली टर्म है ना, वही टर्म अपन को समीशन में लिख देनी है। अब समीशन में क्यों लिखनी है, क्योंकि I की वैल्यू जो है वो 1, 2 सो ऑन कहीं तक भी हो सकती है। तो अगर आपने 1 रखा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट E1 प्लस, मतलब ये जो है आपके पास नीचे वाली कंडीशन, ये 1 के लिए भी चलेगी। मतलब ये फॉर्मूला इस तरीके से, नीचे वाली जो आपके पास टर्म है उसके बारे में बता रही हूँ। ये प्लस में जितने अपने पास टर्म होंगे, अगर 3 इवेंट्स हुए आपके पास, तो ये वाली वैल्यू जो है वो 3 बार अलग अलग टर्म्स में आपके पास प्लस होगी। ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू क्या है, जो यहाँ पर आई, जो क्वेश्चन में पूछा गया होगा जिस आई के बारे में, मान लो आपको दे रखा है 3 बैग दे रखे हैं आपको, कि आपके पास 3 बैग हैं और 3 बैग में डिफरेंट डिफरेंट बॉलें बता रखी हैं। एक में इतनी ब्लू हैं, इतनी रेड हैं, इसमें 2 ब्लू हैं, 3 रेड हैं, या इसमें 4 ब्लू हैं, 1 रेड है, ऐसे दे रखी है। ठीक है, मतलब 3 बैग दे रखे हैं और 3 बैग में अलग अलग बॉलें हैं। फिर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम इनमें से एक रेड बॉल निकालें, एक ब्लू बॉल निकालें, और वो आपके फर्स्ट बैग में से आई है या सेकंड बैग में से आई है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या थर्ड बैग में से आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अपने पास जिस बैग के लिए वो पूछेगा, मान लो फर्स्ट बैग के लिए पूछेगा तो E1, अगर सेकंड बैग के लिए पूछेगा तो 2, तो वो वाली प्रोबेबिलिटी, उससे करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी तो ऊपर रहेगी। जो आई यहाँ रहेगा उसके लिए, जैसे अगर E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन A पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 होगा। ठीक है, और नीचे वाली में क्या होगा, नीचे वाली में सारी की सारी टर्म्स प्लस होंगी, चाहे वो E1 की हो चाहे E2 की हो, तो सारी टर्म्स जितनी 3 टाइम्स होंगी वो सारी की सारी प्लस होंगी। ठीक है,
नीचे वाली टर्म और ऊपर वाली टर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऊपर वाली टर्म सिर्फ एक ही बार है, जिसके लिए पूछा गया है उसी के लिए, उसी टर्म से रिलेटेड ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा, और नीचे जाए जितनी भी टर्म्स हो, जितने बैग हैं उतनी सबके लिए, जितनी भी कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे सबके लिए प्लस करना है, ठीक है। और ये वाली टर्म को अपन ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा है, चाहे वो ये सारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होगी, ये जितने भी कॉम्बिनेशन बने ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होंगे। और भी अच्छे से समझना है तो जब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना कोई भी, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में और इजीली आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन बेस्ड थ्योरम में जो क्वेश्चन आते हैं वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और आपके पास जो भी बता देती हूँ, जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो होते हैं, चाहे आप लोगों ने एडिशन थ्योरम पढ़े, उनसे डिफरेंट कैसे होते हैं, उनसे डिफरेंस ऐसे होते हैं कि वहां अपन दो चीज के बारे में बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर पहले अपन ने बैग लिए, बैग ले लिए, 3 ले लिए, मतलब 2 से ज्यादा बैग होंगे, 2 तो होंगे, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ठीक है। तो यदि 2 बैग की बात हो रही है, 3 बैग की बात हो रही है, 4 बैग की बात हो रही है, तो मान लो अगर 3 बैग की बात हो रही है तो किस तरीके से 3 बैग में अलग अलग बॉल है, फिर वो आपसे पूछेगा कौन से बैग में से ये जो हमने बॉल निकाली, कॉम्बिनेशन जो हमने बनाया, ये कौन से बैग में से निकली होगी, फर्स्ट में से, सेकंड में से, थर्ड में से, या इसी बैग में से निकाली है। तब अपने पास इस तरीके के बेस थ्योरम के क्वेश्चन अपन को उसमें करने होते हैं। मतलब उस क्वेश्चन को देखकर आपको कैसे पता चलेगा कि ये बेस थ्योरम है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को पता चलेगा। पहले अपन क्या करते हैं, इसका जो है थ्योरेटिकल जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो थ्योरेटिकल सबसे पहले है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के बाद ये फॉर्मूला। तो स्टेटमेंट आप ये सोचो सिर्फ प्रूफ करके चले जाएं, नहीं, आपको स्टेटमेंट भी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बेस थ्योरम का स्टेटमेंट के साथ साथ प्रूफ भी पूछा जाता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। जो स्टेटमेंट में अपन ने ये टर्म लिखी है उसी स्टेटमेंट को आपको प्रूफ में स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले E1, E2, En are mutually destroying events with probability of EI is not equal to 0। तो इसमें अपन ने एक टर्म लिखी कि एक ऐसा आर्बिटरी इवेंट है जो कि सबसेट है यूनियन ऑफ EI का, ठीक है। बिल्कुल थोड़ी सी मैथमेटिक्स यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, तो मैं लिखती हूँ कि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ए जो है वो सबसेट होगा। सबसेट का साइन ऐसे होता है, मतलब ये समझ लो, अगर सबसेट, वो सबसेट तो ये है आपका पास, ठीक है, ए इज अ सबसेट। तो जो विच इज अ सबसेट, जो ये सबसेट है, तो जो चीज बड़ी होगी वो उसके अंदर होगी, यानी कि सेट कौन है, ये आपका सेट है, ये आपका सबसेट है, ये इसके अंदर है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ EI। तो जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुल गया, तो ए इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ EI, ठीक है। देन मैं क्या कर रही हूं, अगर मैं ये लिख दूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं ऐसे बता देती हूँ आपको, अगर वेन डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आता है, तो ये सपोज कीजिए ये यूनियन ऑफ EI है, ये पूरा जो आपका डब्बा है ये यूनियन ऑफ EI है, और ए जो है वो इसका ये छोटा सा पार्ट है, ए तो ये छोटा सा पार्ट है, और यूनियन ऑफ EI क्या है, ये पूरा, ये यूनियन ऑफ EI है, ये पूरा यूनियन ऑफ EI है, और ए इसके अंदर है, ठीक है। अगर मैं ये लिखूं कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन लेना चाहती हूँ मैं यूनियन ऑफ EI के साथ, अगर मैं ए ले लूं, इंटरसेक्शन करूं यूनियन ऑफ EI के साथ, तो इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ EI तो पूरा है और ए इतना सा पार्ट है, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन ऑफ EI क्या होगा, ए के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन पार्ट क्या है इसमें, ए है। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने कई क्वेश्चंस में भी यूज किया है। तो अगर नहीं भी आता तो ये 10th 12th में अपन पढ़ चुके हैं कि जब भी ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ EI है तो उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनियन I इज गोइंग 1 to N, मतलब यूनियन बाहर आ जाएगा और ए इंटरसेक्शन ऑफ EI, ए इंटरसेक्शन ऑफ EI। अगर आप इसको किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम से भी सॉल्व करोगे तो मैथमेटिक की प्रॉब्लम से भी ये सॉल्व हो जाएगा। मतलब ए के कोई इवेंट ले लो, यूनियन ऑफ EI के कोई इवेंट ले लो, ठीक है। जैसे मैं सपोज करती हूँ, आपके सामने प्रूफ करते हैं, ए की जगह
ए को तो ले लिया 1 2, ठीक है। यूनियन ऑफ ई आई को मैंने माना 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर मेरे को ए इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन ऑफ ई आई, यानी कि ए इन दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए, तो आपका 1 और 2 निकल कर आएगा जो कि ए है। ये क्लियर हो गया। सेकंड देखो कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म को अपन ये कैसे लिख सकते हैं, आप पहले ए इंटरसेक्शन ऑफ ई आई निकालो, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, ए का ई आई के साथ इंटरसेक्शन करना है, और फिर आप उसका यूनियन करोगे। तो यूनियन करोगे तो पूरी की पूरी टर्म मिल जाएगी। ए और ई आई के साथ इंटरसेक्शन करना है, ई आई एक टर्म है, ठीक है। तो ई आई के साथ जब ए का इंटरसेक्शन करोगे, ई आई के साथ 1 2 और 1 2 3 4 5 के साथ इंटरसेक्शन किया, ठीक है, कोई कॉमन पार्ट निकला, लेकिन अपन को क्या चाहिए, ई आई का पूरा पार्ट चाहिए। तो यूनियन ऑफ, और इसका क्या चाहिए, यूनियन चाहिए, तो ये वाली टर्म निकल के आएगी वापस। इससे आपको क्या रिजल्ट मिल रहा था, ए इंटरसेक्शन ऑफ यू आई यूनियन ऑफ ई आई से 1 और 2 मिल रहा था, ठीक है। तो इससे जो आंसर मिलना चाहिए वो भी 1 और 2 मिलना चाहिए, तो वो भी 1 और 2 मिल जाएगा। देखो 1 2 और 1 2 3 4 5 में जब इंटरसेक्शन लोगे तो 1 और 2, और 1 और 2 का यूनियन 1 और 2, ठीक है। तो ये भी अपन को 1 और 2 ही गिवन देगा। यहां तक हो गया। इसके बाद मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ अपन क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां भी प्रोबेबिलिटी से, लेफ्ट हैंड साइड बोथ साइड जो है आपको प्रोबेबिलिटी लेनी है, ठीक है। बोथ साइड जो है अपन को क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी लेनी है। जब अपन बोथ साइड प्रोबेबिलिटी लेंगे तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दोनों तरफ मैंने प्रोबेबिलिटी ले ली, और ये प्रोबेबिलिटी कंडीशन है कि यूनियन को हम समीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि यूनियन को ब्रैकेट से बाहर निकालना है, यदि यूनियन को ब्रैकेट से बाहर निकालना है तो वो समीशन में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोगों को मैं एक प्रॉपर्टी बता देती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए आई अगर अपने पास ये है तो उसको अपन लिख सकते हैं समीशन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई, ठीक है। यूनियन जो है वो आई इज गोइंग 1 to n है। यूनियन का मतलब है कि A1 A2 A3, मतलब इसका मतलब क्या है, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 सो ऑन AN, मतलब इन सब का यूनियन उसकी प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं। तो मैं क्या करूं, इनका सम कर लेती हूँ तो सारी प्रोबेबिलिटीज प्लस हो जाएंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो वही मैंने यूनियन को मैं क्या कर सकती हूँ, समीशन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो यूनियन को मैंने क्या कर दिया, समीशन में कन्वर्ट कर दिया। यूनियन को मैं समीशन में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो यूनियन को, अगर यूनियन को ब्रैकेट से बाहर निकालना है तो समीशन ले लेते हैं और प्रोबेबिलिटी अंदर आ जाती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई। तो यहाँ तक देखो अपन पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर मैं एक फॉर्मूले का यूज कर सकती हूँ आराम से। तो मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ कि फॉर्मूला क्या होगा और अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला आपको दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू समीशन आई इज गोइंग 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई होता है। ये अपन ऑलरेडी अभी निकाल चुके थे यहाँ तक का, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो जब आप ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला पढ़ चुके हो, तो यदि मुझे यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला निकालना होता तो आप लोग क्या निकालते, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। उसी तरीके से यदि मैं ए इंटरसेक्शन ई आई की बात करूं, तो यदि फॉर्मूला आपको ऐसे दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रही हूँ ये वाला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, तो अपन इधर से क्या फॉर्मूला निकालते हैं, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई की वैल्यू यहाँ रखनी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई। यहाँ पर अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला मैं कहाँ रख सकती हूँ, ये फॉर्मूला मैं रख सकती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर दोबारा स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू समीशन आई इज गोइंग 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी रख दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई, ये रख दिया मैंने यहाँ पर।
ये एज इट इज फॉर्मूला यहाँ रख दिया। यहाँ तक हो गया। इसको इक्वेशन नंबर आप लोग फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं we know that the probability of A intersection EI, यदि probability of A event आपको पूछा गया है, जैसे probability of A intersection B, तो बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहती है कि probability of A intersection B यदि आपको चाहिए, ठीक है, और आपके पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कौन सी, जो कि आपकी है दो इवेंट की होती है, एक इंडिपेंडेंट इवेंट, एक डिपेंडेंट इवेंट। तो यदि आपका ए इवेंट हो चुका है और यदि आप इन बी की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, तो बी की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास ए पर डिपेंड करती है, यानी कि डिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी बी गिवन है, कि जब तक ए जो है वो ऑलरेडी क्या है हो चुका है। उसी तरीके से यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो आपके पास EI है, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन ए, कि यदि ए इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये होगी। अब इसी तरीके से यदि अपन क्वेश्चन अपन थ्योरम पर आते हैं, तो थ्योरम में अपन को EI गिवन ए ये निकालना था, और EI